नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटा गया। पीएम ने कहा, अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता। कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई ना होती। कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब टैलेंट पर परिवार हावी होता है तो ये दिखाई देता है। कांग्रेस ना होती तो राजनीति परिवार से मुक्त होती। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, ये कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। वहीं गैर कानूनी धर्मांतरण का बिल भी विधानसभा में लाया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। तो अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा की गई। बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई। कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और
बजट को लेकर चर्चा होगी। बजट सत्र में हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक मंजूर करने की भी यहाँ पर खबर है। विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो कैबिनेट के अहम फैसले यह हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट ने निरसन विधेयक 2021 को भी मंजूरी दी है और राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के 20 एक्ट निरस्त किए जाएंगे। उपयोग में न होने वाले अधिनियम निरस्त किए जाएंगे। एक एक करके फैसले हम आपको बता रहे हैं। शाहबाद शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत गरीबों को लाभ मिलेगा। बीएससी अगली तिथियां और अगले टाइम पीरियड उसका कितना होगा वो तय करेंगे। उस समय आप और हम फिर मिलेंगे। और आचार्य को एमए के बराबर माना है, तो ये सैद्धांतिक सहमति पहले हो गई थी। आज इसको कैबिनेट में रख करके इसको हमने फाइनल किया है। तो संस्कृत के वो जो आचार्य और शिक्षा शास्त्री हैं उनको कठिनाई आ रही थी संस्कृत के भर्तियों में और प्रमोशन में। अब ये रास्ता उनका सब खुल गया कि उनको भर्तियों में भी प्रमोशन में भी शिक्षा शास्त्रियों को और आचार्यों को बराबर की एक सुविधा दे दी गई है। वो अपनी जो सिपरेट बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें कई बार कितनी बनी कितनी नहीं बनी और कई प्रकार की उसमें जो गड़बड़े होने की जो संभावना है उसको दूर करने के लिए उनकी जो निर्माण यानी जो सिपरेट का निर्माण है, वो जो द्रव्यमान प्रवाह जो है उस पर फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। फ्लो मीटर लगने के बाद किस फैक्ट्री में कितना उन्होंने तरल पदार्थ वहाँ से पास किया है उसकी अकाउंटिंग वो एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अर्थात किसी प्रकार की जो चोरी की, गड़बड़ की, इलीगल शराब बेचने की जो संभावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रावधान उसके लिए किया है। उत्तर में केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे पुराने कानून हैं जिनकी आज उपयोगिता नहीं है। वर्षों वर्ष से पुराने एक्ट बने हुए हैं लेकिन कभी भी किसी सरकार ने आकर के उनको निरस्त नहीं किया। तो ऐसा लॉ कमीशन के यानी संतुति पर हमने भी यहाँ हरियाणा में जो बहुत पुराने एक्ट थे, ऐसे एक्ट्स में से 20 एक्ट को रिपील करने का निर्णय किया है। इसका बिल ये विधानसभा में आएगा। तो 20 जो एक्ट हैं सामान्यतः भूमि से जुड़े हुए कुछ पुराने पंजाब के समय के अधिनियम हैं। पंजाब जिला बोर्ड कर सत्यापन अधिनियम 1927 का है। पंजाब कर्ज माफी अधिनियम 1934 का है। कॉपिंग फीस अधिनियम 1936 का है। रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्गेज लैंड्स एक्ट 1938 का है। पंजाब जागीर अधिनियम 1941 का है। तो ऐसे बहुत से नियम हैं जो उस समय के पुराने देश की आज़ादी से पहले के बने हुए, आज जिनकी कोई उपयोगिता नहीं रही है, तो लॉ कमीशन की सिफारिश पर उनको समाप्त करने का ये निर्णय लिया है। पिछले दिनों में आदि बद्री स्थान पर, आदि बद्री तो नहीं पंचकुला में किया था, लेकिन जो आदि बद्री स्थान के ऊपर जलाशय बनने वाला है और हिमाचल सरकार की उनके मुख्यमंत्री के साथ हमारा एक समझौता जो हुआ है उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, उसकी पुष्टि भी आज मंत्रिमंडल ने कर दी है। फिर एक कानून बहुत समय से पेंडिंग था, उसका विधेयक भी इस बार हम लेकर के आ रहे हैं। उस भी विधानसभा की जो मंजूरी हुई है, हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022, जिसमें इलीगल तरीके से जो धर्मांतरण करने की जितने भी सिलसिले आज तक ध्यान में आए हैं, लालच से, लोभ से, डरा कर, धमका कर, धोखे से, शादी के कारण से, नौकरी का लालच देकर, विदेश भेजने का लालच देकर, पैसा देकर, ऐसे जो धर्मांतरण होते थे उनको किसी भी सूरत में न होने दिया जाए। धर्मांतरण अगर किसी ने करना है तो विलफुली वो पहले डिक्लेयर करेगा, डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि मैं अपने सूझबूझ से, अपनी विचारधारा से धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ। वो किसी भी एक धर्म को छोड़ के दूसरे में जाता है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन बिना इस प्रकार को सूचना दिए बिना अगर शादी ज़बरदस्ती करता है या कहीं धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच में करता है, बहका कर करता है, तो वो सारा इलीगल होगा। उसकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम और विधानसभा में लाया जा रहा है। इसमें जरूर होगा, सजा भी होगा, जुर्माना भी होगा। इसमें एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने शुरू की है और उसको विधिवत रूप से इस बार अब कैबिनेट में हमने पास कराया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्कीमें
और उनका जो प्रीमियम है गरीब आदमी अपने पास से दे नहीं सकता, देना नहीं चाहता, ऐसे सब प्रीमियम उसके हरियाणा सरकार वहन करेगी। विशेष तौर पर 5 योजनाओं को चिन्हित किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। 5 योजना ऐसी हैं जिनका प्रीमियम कुछ तो इसमें केंद्र सरकार देती है पहले से, लेकिन बाकी जो बेनिफिशियरी को स्वयं अपने पास से देना होता है, वो जो स्वयं देना होता है वो भी हरियाणा सरकार ने ऑफर किया कि इनके सबके प्रीमियम हरियाणा सरकार देगी। पहले लोग दान में भी दे देते थे कि हमारी ज़मीन है, इस पर आप सड़क बना दो, इस ज़मीन के ऊपर आप स्कूल बना दो। लेकिन समय बदलने के बाद, ज़मीनों की कीमत महंगी होने के बाद वो पीढ़ी तो चली गई जो दान के कर गई। अगली पीढ़ी आज के कहती है कि ये तो हमारे नाम चल रही है कागज़ों में, क्योंकि वो कागज़ बदलते नहीं थे, दान कर देते थे, भी बना दो, गांव का स्कूल बना दो। अब वो आके क्लेम करने लग गए और उसके कोई डाटा रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं है कि वो दान दी गई थी। लेकिन नियम बनाया हमने, कानून लागू कर रहे हैं इसको, कि जो ऐसी सुविधाएं 20 साल पहले बनी हैं, वो किसी के रिकॉर्ड में है चाहे नहीं है, लेकिन जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है वो स्थायी रूप से उसी के नाम वो ज़मीन जाएगी, उसके ऊपर को क्लेम नहीं कर पाएगा 20 साल पहले का। यानी आज अगर 2022 है तो 2002 से पहले कोई चीज़ बन गई है, उसको ना वो तोड़ सकता है, ना वो हटा सकता है, ना कोर्ट में क्लेम कर सकता है। वो सरकार की है या जिस डिपार्टमेंट को, जिस विभाग को सुविधा बना करके उन्होंने दी है वो उसकी है। तो ये एक कानून में एक प्रावधान किया है। तो हमारे यहाँ लगातार 2014-15 के बाद हम पेंशन बढ़ा रहे हैं। 14-15 में 1000 थी, 15-16 में अगले साल 1200 की, फिर हमने 1400 की, 1600 की, 1800 की, 2000 की, 2250 की, 2500 की। तो इस नाते से ये लगातार जो बढ़ रही है, इसमें दुरुपयोग ना हो, जो पात्र है उसको मिले, ये हम भी चाहेंगे। अभी परिवार पहचान पत्र में सर्वे करने के बाद ध्यान में आया कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 60 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, आय भी उनकी कम है, फिर भी वो नहीं बनवा पाए हैं अपनी पेंशन। तो उनकी अब ऑटोमेटिकली पेंशन बनाने का रास्ता साफ कर दिया कि जिसकी आय 1 लाख यानी 2 लाख से कम है पति पत्नी की, और आयु 60 वर्ष हो गई है, जिस दिन 60 वर्ष हो जाएगी उसी दिन कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उनको जो उनकी पेंशन बन करके उनके खातों में चली जाएगी। तो बहुत सी कंप्लायंसेस हम ख़त्म कर रहे हैं लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि लोग जो भटकते फिरते हैं इधर उधर, जो कठिनाई आज तक हमने महसूस की हैं उन सब को दूर करेंगे। मोटे रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट मान गए हुए हैं, बड़े बड़े वर्ग जो हैं जिनसे, क्योंकि उनका एक एतराज़ था कि 50,000 रुपये की जो सीमा है उसमें सेमी स्किल्ड लोग भी आ जाते हैं। तो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड की कंडीशन ना रखी जाए, क्योंकि ये हमें जहाँ से अच्छे मिलेंगे, क्वालिफाइड मिलेंगे, वहीं से हम लेकर के आएंगे। हमने उनकी बात मान करके उसको राशि, उस लिमिट को 30,000 कर दिया कि 30,000 रुपये तक की सैलरी लेने वाले वो कोई स्किल्ड ऐसे बड़े लोग नहीं होते हैं। आईटी के लोगों का खास करके एक कहना था कि आईटी के उस प्रकार के लोग शायद हमको हरियाणा से नहीं मिलेंगे, तो उनकी बात मान ली है। अब तो केवल जो क्लास यानी अंग्रेजी में यानी सरकारी जिसको ग्रुप डी और सी कहते हैं, उसी लेवल तक के लोग ही इसके अंदर आएंगे, और इसमें बहुत लोगों को एतराज़ नहीं है। फिर भी कई बार कुछ लोगों को एतराज़ होता है, कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। अब हाई कोर्ट ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है लागू करना है कि नहीं करना है, स्टे का मतलब है कि फ़िलहाल रोक दो। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए समय दिया है, 11 तारीख उसकी सुनवाई है, और 11 तारीख को हम तो आशा करते हैं कि इसका रास्ता खुल जाएगा। रोहतक के नेकी राम कॉलेज में राज्य स्तरीय साइंस प्रदर्शनी में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम मनोहर लाल संबोधित करते हुए भावुक नजर आए। सीएम ने कहा कि मुख्य अतिथि नहीं, पूर्व छात्र बनकर कॉलेज पहुंचा हूं। सीएम ने कहा कि कॉलेज की सभी यादें आज भी मुझे याद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने महम हलके के बलंभा गांव में हल्का स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इनेलो की नीतियों का प्रचार करने और सरकार की विफलता लोगों को
को बताने के लिए हरियाणा प्रदेश के हर गांव में जाएंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तो अपने हलके में जाने तक की हिम्मत नहीं है। लोग सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं और वो इनेलो की नीतियों में विश्वास करने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी में नवनिर्मित सड़क का जायजा लेने पहुंचे। कैप्टन अजय यादव ने घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई इस सड़क को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि रात ही रात बनाई गई इस सड़क को देखकर लगता है कि नगर परिषद अधिकारियों को सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है, विकास से नहीं। इसलिए इस सड़क निर्माण क्वालिटी की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बाजार के दुकानदारों ने भी नगर परिषद पर इस सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो सड़कें जो थी उनका हाल जिस तरह से हुआ है, घटिया सामग्री की यहाँ पर बात की जा रही है, इसको लेकर जांच करने की बात हो रही है कि जांच होना चाहिए। कैप्टन अजय यादव ने जायजा लिया सड़कों का और जिस तरह से सड़कों की हालत हो गई है उसको लेकर जांच की बात अब कही जा रही है। नवनिर्मित ये सड़क बताई जा रही है जिसका हाल अब बेहाल है और इसको लेकर जायजा लिया गया। कैप्टन अजय यादव ने जायजा लिया। सिरसा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो दिए जाने पर दिवंगत पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने डेरा प्रमुख राम रहीम को दी गई फरलो का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि पंजाब और यूपी में चुनाव होने हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक फायदे के लिए आपराधिक किस्म के व्यक्ति को बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। गुरमीत राम रहीम को सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 20 सालों से लगातार सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बना के रखा हुआ था। गुरमीत राम रहीम अपनी स्किन सेव करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को यूज़ कर रहा था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं राम रहीम को यूज़ करती रही। अब भी वही गेम जारी है, वही खेल चल रहा है। जनता जाए भाड़ में, जनता की समाज की परवाह जो है वो सरकार और सरकार की सरकारी मशीनरी ने ज़्यादा नहीं की और ये जो फरलो वाला फैसला लिया है तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये समाज विरोधी फैसला है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा खाप का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में खाप पंचायतों की वजह से आंदोलन को मजबूती मिलती है। टिकैत ने यूपी चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने तो ये कहा भाई आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी है वो दे सकता है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला के वोट किसको देनी है तो वो बताने की जरूरत नहीं उनको। हमने किसी को वोट से हम बहुत दूर रहते हैं, वोट से हम दूर रहते हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, ये संयुक्त मोर्चा तो नॉन पॉलिटिकल है। पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के खुले दरबार में टोहाना के गांव हिंदावला के ग्रामीण ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसकी जांच शुरू हो गई है। एसडीएम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्य की जांच शुरू की। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल खुले दरबार में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण की उसने आरटीआई लगाई तो अधिकारियों ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मनरेगा की वेबसाइट पर काम का खर्च करीब 14 लाख दिखाया गया है। केंद्र की सिर्फ नींव डाली गई है, जबकि बिल्डिंग को महज कागजों में खड़ा कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। जी, हिंदालवाला गांव से संबंधित एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसकी इंक्वायरी के लिए मौका विजिट करने के लिए मैं हिंदालवाला पहुंची हूं और यहां पे जो इनकी कुछ और गांव की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने विजिट किया है ताकि इनका तत्काल रूप से हम इनका समाधान निकाल सकें। हमारी कोशिश रहेगी हम जल्दी से जल्दी इंक्वायरी भी पूरी करें और बाकी जो समस्याएँ हैं
उनका हम कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करते हुए उनका जल्दी समाधान कराने की। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर अपना पड़ाव डाल दिया है। आंगनवाड़ी वर्कर नेताओं का कहना है कि हम लंबे समय से अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठे हैं और हमारा विभाग राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के पास है और वो कैथल से ही है। इसके बावजूद भी हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच रही। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। सन 2018 में जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की थी कि हमें कुशल और अर्धकुशल का दर्जा दिया जाएगा, वही मांगों को लेकर चरखी, दादरी, सिरसा और गुरुग्राम में भी प्रदर्शन देखने को मिला। ये आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से ये अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखा गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपनी मांगों को लेकर जो घोषणा हुई थी साल 2018 में, उन्हीं मांगों को पूरा करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। जो घोषणाएं हुई थी वो चाहते हैं वर्कर्स की वो पूरा किए जाए। चरखी दादरी में जल भराव का पानी ड्रेन में डाले जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओवरफ्लो होकर पानी ड्रेन से लगते खेतों में जा घुसा। किसानों का कहना है कि पानी खेतों में घुसने से गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो रही है। मोटर नहीं चलाई जाती है जिस वजह से ड्रेन का पानी खेतों में चला जाता है। किसानों ने कहा कि बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए वो जल्द ही जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। हर साल फसलें बर्बाद होती है लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये हमारी रावल नदी की ड्रेन है जो जयश्री कमोद से पानी आता है। ये हमारे ओवरफुल होगी, आगे वाली चलाई नहीं, पीछे वाली चला दी। और ये कितना पानी खड़ा है आप देखो, 7 एकड़ है ज़मीन, ये बर्बाद कर दी हमारी। रावल नदी जयश्री मिश्री ड्रेन है, ये गंदा पानी निकालते हैं और इससे हमारी फसल ख़राब हो गई है। और आगे मोटर नहीं चल रही रावल नदी नहर की, और पीछे से मोटर चला देते हैं और पानी बहुत गंदा है, ये बिल्कुल ख़राब पानी है, खारा पानी है जहर। इससे हमारी 6-7 एकड़ लगभग फसल खराब हो गई है। इसका कोई समाधान किया। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने डीएलएफ फेज 3 में स्थित एक लैब पर रेड की। इस लैब में फर्जी तरीके से कोरोना की रिपोर्ट तैयार की जाती थी। 2000 के लालच में ये लोग मौत का संक्रमण फैला रहे थे। कई बड़े लैब में शुमार SRL कई डायग्नोस्टिक सेंटर किस तरह से काम कर रहा है, किसी को इसकी कानो कान तक खबर नहीं थी। तो ये लैब में किस तरह से दबिश दी गई, यहाँ पर विभाग ने रेड मारी और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं लग रही थी कि किस तरह से यहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से अब भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट लगेंगी। हालांकि पहले भी ये लगाई गई थी लेकिन कुछ ही दिनों तक चलने के बाद ये अब काफी वर्षों से खराब पड़ी थी। अब भिवानी प्रशासन इसे ठीक करवाने में जुटा है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की यहां पर पहल की जा रही है। जब ये लाइट्स लगी थी उसके बाद ही बहुत जल्द खराब हो गई थी। ये लाइट ट्रैफिक को सुधारने के उद्देश्य से लगाई जा रही है। ये बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ मेन घंटाघर चौराहा है यहाँ पर, और मेन व्यापारी भी और सभी जो भिवानी का वर्ग है यहीं से एंट्री होती है। तो प्रशासन की अच्छी एक पहल है। जो लाइटें ख़राब थी ठीक हो जाएंगी और प्रशासन ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि ठेकेदार जो है उसके भी कान खींचे हैं कि प्रत्येक जगह की लाइटें जलनी चाहिए, क्योंकि हमारे भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधों का होना भी आवश्यक है, रात के समय लाइटों का जलना भी आवश्यक है, क्योंकि इसके बगैर हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ये ट्रैफिक लाइट्स चेक कर रहे हैं हम, कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं है, तो एक दूसरी टेक्निकल इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए ट्रैफिक लाइट ठीक हो जाए उसके बाद हम देखते हैं कैसे मैनेज हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहे हैं, रोड नैरो है, तो विल सी कैसे मैनेज। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।